Hello everyone, how are you? You are all fit and fine? Let's start today's topic. हेलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपना आज का काम। हम पाठ जो है वो पढ़ रहे हैं अपनी भूगोल की किताब में मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृतियाँ। तो इसमें हमने अभी तक जो देखा है भाई वो है हमारी धरती पे जो भी अलग अलग स्थलाकृतियाँ हम देखने को मिलती हैं, गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं। दो कारण उसके हमने देखे भाई, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। और देखे भाई एक्सटर्नल प्रोसेस और इनमें कौन कौन थे भाई, इनके एग्जाम्पल हमने देखे भाई। उसके बाद इरोजन डिपोजिशन और जो हमारी प्लेटें थी हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें थी उनके वो कारण थे भाई। उसके बाद हमने पहाड़ों के बारे में डिस्कस किया भाई, पहाड़ क्या थे भाई, क्या हैं, किस तरह से बने हैं, और भाई पहाड़ों के प्रकार कौन से हैं भाई। तीन तरह के पहाड़ हमने पता किए भाई, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। और आफ्टर इट we have taken some examples of these mountains and how these mountains are formed, भाई किस तरह से वो पहाड़ बने हैं। तो भाई उसके बारे में हम डिस्कस की, पढ़ा भाई। और उसके बाद हमने देखा भाई हाउ द माउंटेन्स आर यूज़फुल फॉर अस, हमारे लिए जो पहाड़ है भाई किस तरह से यूज़फुल है भाई। हमने देखा बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं भाई, जो अलग अलग तरह के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी जातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमने पता की जिस जो हमें हमारे जो पहाड़ हैं वो हमें देते हैं। उसके बाद जो भाई अब जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा प्लेट्यूज। जो हमारे तीन तरह के जो हमारी स्थलाकृतियाँ थी उनमें से एक था, एक जैसे था भाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। तो उनमें से माउंटेन हमने देख लिया था। अब है बारी प्लेट्यूज की, पठार जिसे हम कहते हैं। पठार, प्लेट्यू को कहते हैं पठार। तो आपने सुना भी होगा हमारा जो दक्षिणी भारत है वो प्रायद्वीपीय पठार है भाई। तो पठार क्यों कहते हैं, चलिए बात करते हैं भाई। ए प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। अब भाई एलिवेटेड लैंड होती है प्लेट्यू, जैसे भी हमारे माउंटेन थे, हमारे पहाड़ थे, वैसे ही जो प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, वो भी एलिवेटेड लैंड होती हैं, मतलब ऊंची उठी हुई ज़मीन होती हैं। लेकिन जो पहाड़ और जो प्लेट्यूज होते हैं ऊंची उठी हुई ज़मीन तो होती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, उनका नाम अलग अलग क्यों किया हमने। एक का माउंटेन नाम दिया और दूसरे का प्लेट्यू नाम क्यों दिया, उसका कारण ये था जो हमारे पहाड़ थे, जो हमारे पहाड़ हैं वो ऊपर से इस तरह के हैं, कोण वाले हैं भाई, ठीक है। लेकिन जो प्लेट्यू हैं वो हैं हमारे इस तरह के, फ्लैट हैं ऊपर से, ठीक है। जो हमारे ये हैं फ्लैट और ये हैं कोनिकल। ये है डिफरेंस अ माउंटेन और प्लेट्यू में, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, चलिए सीखते हैं भाई क्या है भी। इट इज़ ए फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। अब जो प्लेट्यू हैं, पठार हैं, वो भाई क्या हैं, फ्लैट टॉप्ड। उनका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसकी जो चोटी होती है वो फ्लैट होती है। कैसे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था इस तरह की, ये चोटी बिल्कुल फ्लैट है। और जो पहाड़ होते हैं उनकी चोटी कोनिकल है, तो ये होंगे प्लेट्यू। इनकी चोटी किस तरह की होगी, फ्लैट होगी। टेबल लैंड, ये एक टेबल की तरह दिखाई देते हैं, जैसे हमारे घरों में टेबल होते हैं, मेज होते हैं, वैसे ही ये प्लेट्यूज होते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, ये देखिए ये बिल्कुल सीधी खड़ा चढ़ाई है और उसके बाद ये ऊपर का हिस्सा बिल्कुल फ्लैट है, ये पहाड़ों की तरह ऐसा नहीं है। उसके बाद भाई
और ये जो इसके आसपास की जगह है, जैसे अगर इस जगह को देखें तो ये जगह गहरी है और ये जगह ऊंची है, ऊपर उठी हुई है। ए प्लेटू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। अब ये जो पठार होते हैं इसके एक या एक से ज़्यादा सतहें हो सकती हैं, किनारे हो सकते हैं, जो कि क्या होंगे भाई, स्टीप स्लोप, बहुत ही खड़े ढाल होंगे। जैसे भाई ये है, जैसे हमारे घरों की दीवारें होती हैं वो खड़े ढाल वाली होती हैं, बिल्कुल खड़ी होती हैं, वैसे इन पठारों की जो दीवारें होती हैं, किनारे होते हैं, वो खड़े ढाल वाले होते हैं। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। अब भाई इनकी जो ऊंचाई है वो कुछ मीटर से लेके, कुछ सौ मीटर से लेके कई हजार मीटर तक हो सकती है भाई इनकी ऊंचाई। जैसे भाई हमारा जो दक्कन का पठार है, दक्षिणी पठार है भाई, हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा है, वो कुछ सौ मीटर ही ऊंचा है समंदर के स्तर से। लेकिन अगर हम बात करें तिब्बत के पठार की तो वो कई हजार किलोमीटर मीटर सॉरी ऊंचा है। जैसे भाई हमने पिछले चैप्टर में जो बात की थी भाई, चीन ने एक सड़क बिछाई है तिब्बत में जो 5,000 मीटर ऊंची है, तो ये पठार में थी। तो भाई इस तरह से जो पठार हैं वो कुछ मीटर से लेके कई हजार मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। अब जो पठार हैं वो पहाड़ों की तरह पुराने या नए हो सकते हैं। जैसे कि भाई अरावली अरावली पर्वत श्रेणियाँ थी वो नई थी, सबसे पुरानी थी। तो वैसे ही जो पठार हैं वो भी पुराने और नए हो सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। जो दक्कन का पठार है, दक्षिण का पठार है, उसे दक्कन का पठार कहा गया भाई। ये भारत का जो हिस्सा है ये सबसे पुराना प्लेट्यू है, सबसे पुराना पठार है भाई। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। और ये अफ्रीका में कुछ प्लेट्यू इसने बताए हैं भाई, कुछ पठार इसने बताए हैं अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, केनिया, तंजानिया और युगांडा ये देश हैं। ये पठारी देश हैं भाई, पठार पे बसे हुए देश हैं, मतलब ऊंची उठी हुई ज़मीन है। और ऑस्ट्रेलिया के भाई वेस्टर्न प्लेटू, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में, जो पश्चिम के भाग है वो पठारी प्रदेश हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ पठारों के एग्जाम्पल हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड दैट इज हाइट ऑफ 4,000 टू 6,000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। अब जो तिब्बत का जो पठार है वो संसार का सबसे ऊंचा पठार है और उसे उसकी जो ऊंचाई है वो 4,000 से लेके 6,000 मीटर ऊंची है समंदर की सतह से, जीरो, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं भाई, 0 मीटर कहते हैं। जैसे जो हमारी सी लेवल है तो उसे भाई ये 4,000 या 6,000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है, किसकी, तिब्बत के पठार की। अब भाई इस ये इतना ऊंचा है इसीलिए इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, दुनिया की छत। तो अभी अगर हमसे कोई पूछे दुनिया की छत किसे कहा जाता है तो तिब्बत के पठार को अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है भाई। उसके बाद है भाई, प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब जो पठार हैं वो भाई उसमें जो खनिज संपदा है वो बहुत होती है, बड़ी मात्रा में खनिज संपदा होती है, बहुत खनिज मिलते हैं वहाँ पे। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। और इसी कारण से दुनिया में ज़्यादातर जो खानें होती हैं, जैसे लोहे की खान, कोयले की खान, अभ्रक की खान, तांबा की खान, तो ये अधिकतर कहाँ पे हैं, इन पठारी प्रदेशों में मिलती हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग।
अब जो अफ्रीका का जो पठार है वो किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ पर भाई गोल्ड, जो सोना है और डायमंड हीरे हैं वो बहुत मिलते हैं। जब खुदाई करते हैं वहाँ पे खाने हैं लोहे के, इसकी सोने की और हीरे की। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेटू। अब जो छोटा नागपुर का जो पठार है जो कि भाई छत्तीसगढ़ की तरफ है, उसमें क्या है भाई, भारत में लोहा, कोयला और मैग्नीज, ये कुछ धातुएं हैं, मेटल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height। अब जो पठारी प्रदेश होते हैं क्योंकि वो ऊंचे होते हैं तो इसलिए वहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो क्या बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वाटरफॉल। जब नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती हैं तो वो वाटरफॉल बनाते हैं। In India, the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfalls। अब भारत में जो छोटा नागपुर का जो पठार है जिसमें भाई ये जो आयरन कोल मैंगनीज के भंडार मिले हैं, तो वहाँ पे ये हुंड्रू फॉल है एक, सुबर्ण रेखा, और ये कौन सी नदी पे है? सुबर्ण रेखा है वहाँ पे। जो और दूसरा जो वाटरफॉल है, जलप्रपात जिसे हम कहते हैं, जोग फॉल, बहुत फेमस है। इसे देखने के लिए बहुत लोग आते हैं हर हर साल। तो भाई ये बहुत प्रसिद्ध वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं। The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation। अब जो ये पठार होते हैं क्योंकि ये लावा से बनते हैं। अब लावा क्या चीज़ है? जो हमने पहले देखे थे पिछले वीडियो में, भाई हमारी धरती का जो कोर है वो पिघला हुआ है, और जब वो पिघला हुआ कोर धरती के ऊपर आता है तो वो जमने लगता है और उसे पहाड़ बनते हैं। और जब ये पहाड़ बहुत लंबे चौड़े फैल जाते हैं ऊपर से तो उसे पठार कहा जाता है, और पठार के रूप में ले लेते हैं। और उसमें क्या होता है भाई, बहुत सारी खनिज संपदा के साथ साथ भाई वो फर्टाइल ज़मीन भी होती है, काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं। और ये बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि नीचे से जो मिनरल्स होते हैं वो मिक्सअप होके उस मिट्टी में मिल जाते हैं, और जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे उतनी ही मिट्टी उपजाऊ होगी। Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists। और प्लेट्यू जो पठार हैं उसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं बहुत ही सुंदर देखने को मिलती हैं भाई। जैसे भाई अगर हम साउथ की बात करें तो हमारे कर्नाटका में और जो आंध्रा में, तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी सीनिक ब्यूटीज़ हैं भाई, वो वाटरफॉल्स हैं भाई, और जैसे नदी घाटियाँ हैं, केरला में भी हैं, तो बहुत सुंदर देखने को मिलती हैं भाई। उसके बाद है भाई प्लेन्स। प्लेन्स मतलब समतल एरिया, फ्लैट लैंड जिसे हम कहते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। अब प्लेन्स क्या है भाई, ये लंबी चौड़ी ज़मीन होती है जो बिल्कुल सीधी होती है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। और अक्सर ये 200 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं होती। समंदर का जो लेवल होता है उससे 200 मीटर से ऊंची नहीं होती, और ये बिल्कुल सीधी होती हैं, जैसे हमारे खेत होते हैं, हमारे शहर, हमारे गांव का जो ज़मीन होती है इस तरह से। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। और कुछ जो प्लेन होते हैं वो बिल्कुल ही सपाट होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। अदर्स में बी स्लाइडिंग, रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। और कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो थोड़े थोड़े हल्के फुल्के ऊबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, है ना, ऊंचे नीचे इस तरह के भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब जो अधिकतर जो प्लेन है, सीधे एरिया, फ्लैट एरियाज हैं, वो कौन बनाती हैं? नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ, जो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र होती हैं, ये बड़ी नदियाँ हैं। इनके साथ साथ जो कोसी है, गंडक है, इस तरह की छोटी छोटी जो और नदियाँ होती हैं, चंबल होती है, तो ये भाई ये जो नदियाँ हैं ये इन मैदानों का निर्माण करती हैं। अब मैदानों का निर्माण किस तरह से करती हैं? जब नदियाँ पहाड़ों से गिरती हैं, जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे आती हैं
तो ये अपने साथ साथ पहाड़ों के टुकड़े ले आती हैं, कंकर पत्थर ले आती हैं, उनको बारीक तोड़ तोड़ के, और वो एक जगह पर उनको इकट्ठा कर देती हैं, डिपॉजिट करती हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारी जगह से मिट्टी को लेके आती हैं और एक जगह पे इकट्ठा कर देती हैं, तो ये जो ज़मीन है ये बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह की मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होती है, अलग अलग जगह की, अलग अलग तरह की, जिससे उसमें मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाते हैं और ये फर्टाइल बहुत हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, दिस द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। अब जो नदियां हैं वो जो पहाड़ हैं उनके स्लोप से, मतलब उनकी ढलान से नीचे गिरती हैं, एंड इरोड देम, और उनको तोड़ती जाती हैं। जैसे जैसे पानी बहता रहता है तो पत्थरों को तोड़ता जाता है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। अब जो टूटे हुए जो पत्थर के टुकड़े हैं बारीक, जब उसको महीन पीस देती है, बिल्कुल कंकर पत्थर बन जाते हैं बड़े बड़े पहाड़, तो उनको ये नदियां हैं अपने पानी के साथ बहा ले जाती हैं। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। अब उसके बाद जो बहा के लाए गए पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकर हैं, रेत है, मिट्टी है, वो सारे भाई उसके जो किनारे हैं, नदियों के किनारे, उनमें जमा करती जाती है। और जब नदी का बहाव कम हो जाता है, क्योंकि भाई जो पहाड़ है वहाँ पे ऊंची जगह है, तो वहाँ से आएगी तो बहुत तेज़ गति से आएगी, और जब प्लेन एरिया में आएगी, जब पहाड़ नहीं होंगे जहाँ पे, तो वो धीरे बहने लगेगी, और जब धीरे बहने लगेगी तो उसमें जो भी पत्थर होते हैं वो नीचे रुक जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और पानी ऊपर से बहने लगता है। ठीक है, इस तरह से जो मैदान है वो बनते हैं। इट इज़ फॉर्म दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म, और इस तरह से ये जो प्लेन एरिया है ये बनते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। आमतौर पर ये जो प्लेन एरिया है, फ्लैट लैंड है, बहुत उपजाऊ होती हैं कोई भी फसल उगाने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, और इस जो ज़मीन पर जो ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन हैं, जैसे रेल है, रोड है, ये बनाना आसान होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो पंजाब, हरियाणा, ये है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें भाई बहुत सारी रेलें और सड़कें बनी हुई हैं। Thus, these plains are very थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही कारण है, क्योंकि ये उपजाऊ होते हैं और सीधे सपाट होते हैं, पानी की भी बहुत मात्रा होती है, तो इसी कारण यहाँ पर दुनिया की अधिकतर आबादी रहती है इन मैदानों पर। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। अब इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण जो प्लेन है, फ्लैट लैंड है, वो एशिया और उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यांगजी इन चाइना। एग्जाम्पल के रूप में भाई, उदाहरण के रूप में, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं वो मैदान बनाती हैं भाई। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो स्टार्ट हो जाता है अपना पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, हाँ, और बिहार, आसाम तक फैला हुआ है ये मैदान, और इसी में हमारे देश की अधिकतर जनता रहती है, और अधिकतर फैक्ट्रियां हैं वो भी यहीं पे हैं, और अधिकतर जो अनाज उगता है वो भी इन्हीं मैदानों में उगता है। और जो चीन है वहाँ पे यांगजी जो नदी है वहाँ पर। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। अब जो प्लेन एरिया है, फ्लैट लैंड है, वो क्या है भाई, मोस्ट यूजफुल एरियाज, मानव की बस्तियां स्थापित करने के लिए, इंसान को रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है, क्योंकि उबड़ खाबड़ नहीं होती, घर आराम से बन जाते हैं, खेती आसानी से हो जाती है ना। देर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन। और इन जगहों पर जो मोर पीपल होते हैं भाई, मतलब जो लोग होते हैं उनकी आबादी बहुत घनी होती है। कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, घनी आबादी होती है, लोग ज़्यादा मात्रा में बसते हैं। अगर कंपेयर करें पहाड़ों की, रेगिस्तान की, क्योंकि वहाँ पर ऐसी जगह नहीं मिलती
उपज नहीं होती भाई खेतों में, और भाई घर बनाने की जगह भी कम मिलती है। लेकिन इन जगहों पे जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती और लोग अधिक मात्रा में बसते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये मिट्टी है, बहुत उपजाऊ होती है और इसीलिए यहाँ पर जो उपजाऊपन है, जो खेती है, बहुत उन तरीके की जाती है और उपजाऊ भी जो उत्पादन है वो भी बहुत होता है। इन इंडिया टू द इंडो गंगाटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। और भारत में जो सिंधु और गंगा नदी के जो मैदान हैं, जो सिंधु मतलब पंजाब से और गंगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तो ये जो पूरे राज्य हैं भाई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना, और फिर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाका है ये बहुत घनी आबादी का इलाका है। कारण तो आपको पता ही चल ही गया होगा, एक तो ज़मीन समतल है, फ्लैट है, और दूसरा उपजाऊ भी है, तो वहाँ पर फसलें अधिक उपज देती हैं। उसके बाद है भाई लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, लोग और जो स्थलाकृति है उसमें क्या भाई संबंध है, लोग किस तरह से रखते हैं, और भाई जो स्थलाकृति है वो किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, और लोग जो ज़मीन है उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अब जो आदमी इंसान है वो अलग अलग तरह की ज़मीन पर रहता है भाई, ठीक। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़। अब जो जीवन है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मुश्किल है भाई। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, लेकिन जो प्लेन है मतलब समतल एरिया है, मैदान है, वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस उनको देते हैं भाई, किसको, इंसान को रहने के लिए। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन ए प्लेन देन ए माउंटेन। भाई आसान होता है कि भाई घर बनाना, रहना, सड़कें बनाना और भाई खेती करना, ये सारे काम आसान होते हैं मैदानी इलाकों में, अगर हम कंपेयर करें पहाड़ों में ये नहीं हो पाता इतना। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। अलग अलग जो लैंडफॉर्म होते हैं वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं भाई, एग्जांपल के रूप में लें, अगर पहाड़ों में लें तो भाई पहाड़ों में लोगों को चढ़ने उतरने की भी दिक्कत आती है भाई पानी तो होता है लेकिन वहाँ पे जगह नहीं मिल पाती उनको फसल उगाने के लिए, है ना। रेगिस्तान में पानी नहीं मिल पाता। तो इन दोनों की जो खासियतें होती हैं, मतलब जगह, पानी, तो ये सारी चीज़ें प्लेन एरिया में मिलती हैं। समटाइम्स नेचुरल क्लैमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। और कई बार क्या होता है भाई, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे भी अर्थक्वेक, भूकंप आते हैं भाई, वोल्केनिक इरप्शन जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, स्टॉर्म्स तूफान होते हैं भाई, फ्लड्स बाढ़ आ जाती हैं, तो भाई बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। भाई इससे क्या होता है भाई, जिंदगी और संपत्ति, मतलब बहुत मात्रा में जीव जंतु हैं वो मारे जाते हैं, और जो उनकी संपत्ति होती है वो भी नुकसान होता है भाई उसका भी। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी में एवर लोअर द रिस्क। और इसे किस तरह से बचा जा सकता है, जो नेचुरल क्लाइमिटीज होती हैं भाई, एक दूसरे को जागरूक करके। आपने समाचार तो बहुत देखे होंगे, तो भाई समाचारों में बताते हैं भाई कल तूफान आने वाला है। अभी जो निवारा जो तूफान चला हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है भाई, है ना। अब भाई भूकंप आया तो कहाँ भूकंप आया भाई, उनकी हेल्प करनी है, किस तरह से हेल्प करनी, तो ये सारी तरह की जो जागरूकताएं हैं भाई, उनको लेटेस्ट न्यूज़ देना भाई, ताकि भाई जो लोग वहाँ आने वाले हैं वो बचे रहें भाई। लोग अपनी सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं भाई, भूकंप में या तो कोने में खड़े रहें या फिर मजबूत चीज़ के नीचे छुप छुप जाएं जिससे नुकसान कम हो, चोट कम लगे, या अगर नहीं हो सके तो घर से बाहर निकल जाएं। इस तरह की जो अवेयरनेस है
वो ज़रूरी है ताकि लोग बच सकें। You may find out more from your own surroundings in how many ways we use the land and water. अब भाई हम अपने चारों तरफ से पता कर सकते हैं कि भाई हम ज़मीन और पानी को किस तरह से यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर। हम अक्सर जो ज़मीन होती है उसको बेकार के कामों में यूज़ करते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, जैसे कि भी एग्जांपल, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन ए फर्टाइल लैंड। जो उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ पे घर बना लेते हैं। भाई उपज अच्छी होती है, भाई अच्छा अन्न उगता है, भाई अच्छी खेती की जाती है, उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे घर या फैक्ट्रियाँ बना लेते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। और इसी तरह जो हमारे कचरा है वो हम ज़मीन पर कहीं भी फेंक देते हैं, एक जगह नहीं फेंकते, कहीं पर भी जब हमारा मन करता है वहीं पे फेंक देते हैं। और या फिर पानी में फेंक देते हैं, नदी नालों में फेंक देते हैं, तालाबों में, कुओं में फेंक देते हैं, जो कि हमारी धरती को खराब बनाता जा रहा है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। और हमें इस तरह से लापरवाह ढंग से काम करना बंद करना होगा, क्योंकि ये नेचर के गिफ्ट हैं, नेचर ने हमें उपहार दिए हैं और उपहार को कोई खराब नहीं करता। The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth a better place for future generations as well. भाई धरती जो है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम एक बेहतर जगह बना के जाएं, इस जगह को, इस धरती को। ठीक है। तो भाई इसके बाद एक, डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजेनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्वेजिस्ट। अब जो स्वच्छ भारत मिशन जो चला रखा है हमारी सरकार ने, उसमें क्या, उसके अनुसार क्या है भाई, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। जो एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, मतलब ताज़ा और काम करने वाला, अच्छी सोच वाला जो दिमाग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, हेल्दी बॉडी में, हमारे स्वस्थ शरीर में। एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजेनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्विजिट। और एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्लीन वाटर, साफ पानी, साफ हवा, एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए ताकि कोई बीमारी ना फैले और हम स्वस्थ रहें। और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, नई नई चीज़ें खोजेंगे, है ना भाई, लोगों की भलाई किस तरह से होगी ये चीज़ें हम सोच सकेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू अचीव ऑल दीज फॉर पीपल। और इस स्वच्छ भारत मिशन का एकमात्र जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों का जो पर्यावरण है वो स्वस्थ और स्वच्छ बना रहे। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं भाई हमारे चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहाड़ों में पुल किस तरह से बनाए गए हैं भाई, रोप ब्रिज। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, ये ब्रिज है और इसको बांध के रखा है, ये यहाँ पे जो इसकी रस्सियाँ हैं इनसे बड़ी मुश्किल से ये पार करते हैं। अब हम गंदगी किस तरह से फैला रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, है ना, बड़ी एक ख़राब बात है, इसे हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भाई कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तो ये क्या कह रहा है, लुक केयरफुली, एक फोटोग्राफ नंबर 1 to 10, राइट सम सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फोटोग्राफ। भाई यहाँ पे 10 पिक्चर बताई गई हैं इसने, ये टोटल 10 पिक्चर हैं, तो इन 10 पिक्चर के बारे में हमें लिखना है। तो इसमें क्या क्या कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं इसमें, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डू यू सी इन फोटोग्राफ नंबर 4 and 5। 4 और 5 नंबर की जो पिक्चर है उसमें किस तरह के घर हमें दिखाई देते हैं, ये 5 नंबर का है यहाँ पे, और ये 4 नंबर का है भाई, किस तरह के घर हमें दिखाई दे रहे हैं भाई, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं भाई थैच्ड रूफ वाले छोटे छोटे शेल्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, घर नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें स्टील्ट हाउस दिखाई दे रहे हैं भाई,
इनकी जो छतें हैं वो किस तरह की हैं। भाई बारिश बरसेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बारिश होगी, तो बारिश होगी तो ये पानी नीचे गिरा देंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको ढूंढने हैं। नेम द लैंडफॉर्म फीचर शोन इन द फोटोग्राफ 1, 2 एंड 7। अब 1, 2 का जो है ये है डेजर्ट एरिया, ये है कौन सा बीच एरिया है। और जो 7 का पार्ट है, 7 का कहाँ है भाई, इसमें 7 का ये है हिली एरिया, ठीक है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है भाई, व्हाट अपीयर्स टू बी द मेन यूज ऑफ दिस लैंड। तो पिक्चर 9 है, इसका यूज क्या किया जा रहा है। पिक्चर 9 कहाँ है, पिक्चर 9 है ये, इसका यूज किया जा रहा है भाई ग्रेजिंग फॉर कैटल्स। भाई जो गोट एंड शीप हैं उनको चराने के लिए काम में लिया जा रहा है। उसके बाद भी नेम द वाटर स्पोर्ट्स गेम्स ऑन इन फोटोग्राफ 3 and 8। 3 and 8 में ये 8 है, यहाँ पे राफ्टिंग की जा रही है भाई, रिवर राफ्टिंग की जा रही है। और पिक्चर 3 कहाँ है भाई, पिक्चर 3 है ये, बोटिंग की जा रही है भाई, बोट रेस की जा रही है यहाँ पे बड़ी सी नाव में। आपको पता ही होगा भाई केरल में हर साल ओणम के त्यौहार पे ये बोट रेस की जाती है जो वर्ल्ड फेमस है। अच्छा भाई उसके बाद है विच व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू सी इन द फोटोग्राफ नंबर 3, 6, 8 एंड 9। 3 के बारे में बोट रेस हो गई भाई। 6 कहाँ है भाई, 6 में क्या किया जा रहा है। 6 में जो प्लांट है भाई, टी प्लांट है, उसे टी लीव्स निकाली जा रही हैं भाई, चुनी जा रही हैं। दे आर चूजिंग द टी लीव्स फॉर प्रिपेयरिंग द टी। उसके बाद भाई 8 है, वो 8 पे ग्रेजिंग, 8 पे कहाँ है भाई, 8 में रिवर राफ्टिंग की जा रही है। 9 में ग्रेजिंग की जा रही है कैटल्स की। और 10 में क्या किया जा रहा है भाई, 10 में क्या है, बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ पर लोग जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे, आप पता कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे बाद में नेक्स्ट टाइम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी से हमने एक चीज़ सीखी है कि भाई हमें अपनी ज़मीन और पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, इन्हें साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।